अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सरनी लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जो है सारे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशंस के एमसीक्यू सॉल्व इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, लाइक 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो आज बेसिकली जो है हम 9 क्लास की केमिस्ट्री का जो है बेसिकली एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट हो कि क्या चीज़ सॉल्व करनी चाहिए मुझे, तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन पे जो है बता सकते हो कि सर ये सॉल्व करें। ठीक है, रही बात बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे काफ़ी परेशान थे कि सर आप उनकी भी वीडियोस बनाएं। तो इंशाल्लाह मैं उनके रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन अभी कंप्लीटेड नहीं हुए हैं। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट मेक एनी काइंड ऑफ अ वीडियो। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं उनके रिलेटेड भी वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि उनके 9 मैट्रिक एग्जामिनेशन पहले हैं। इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। और रही बात एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। ठीक है, आपके पेपर्स के अंदर, कि अगर आप पेपर्स के अंदर 12 नंबर्स पूरे के पूरे ले आते हैं, तो ये बहुत ही मेजर इंपैक्ट पड़ता है आपकी परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, और अगर एमसीक्यूज़ में आप 5 6 7 गलत भी कर देते हैं एमसीक्यूज़, तो फिर वो आपकी परसेंटेज डिक्रीज करने का भी सबब बन जाता है। ठीक है, तो बहुत मेजर फेज़ होता है सेक्शन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। एम्पेरिकल फार्मूला और C2H4O2S एम्पेरिकल फार्मूला किस तरीके से निकालते हैं, यू नो अबाउट दीज थिंग्स। मुझे दोबारा रिपीट करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हुआ है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट सी के साथ जो है वो आपके पास 2 एटम्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जो है वो आपके पास 4 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन के साथ आपके पास कितने 2 एटम्स हैं। आपने सिंपलेस्ट रेशो निकालना होता है, तो सिंपलेस्ट रेशो इज ऑल अबाउट, वो क्या होता है? ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो आप फाइंड करते हैं। तो इसलिए बेसिकली जो है हर एक एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ एटम है ना, उसको मतलब एक कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास इट्स ऑल अबाउट जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 2 है। ठीक है, अब वो 2 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप हर एलिमेंट को डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? जैसे C2 है आपके पास, उसको 2 से कर दिया। फिर उसके बाद H4 है आपके पास, फिर आपने उसको कर दिया, और फिर आपके पास, ठीक है, O2 है, यहाँ पे आपने कर दिया। अब ये जी काम कर दिया आपने, तो अब आप क्या करेंगे, जो सिंपल रेशो आपको जो मिल रहा है ना, ठीक है, वो क्या मिल रहा है आपको? क्या 2 1 2, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया C1। ठीक है, ये आपके पास, सॉरी यहाँ पे ये 2 है, सही है, 2 1 2, 2 2 4, तो इट्स ऑल अबाउट H। ठीक है, एच आपके पास 2 आ गया, और यहाँ पे ओ जो था वो आपका ये हो गया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, वन हम लिखते नहीं है, वन लिखने की जरूरत नहीं होती हमारी यहाँ पे। ठीक है, तो हमें जो बेसिकली सिंपल सी यहाँ पे मिल गया वो हो गया CH2 और ये ओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि ये आंसर आ रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पर आंसर है। तो हम क्लियरली इसको जो है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, गोल्डस्टेन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या चीज़ डिस्कवर्ड करी थी? तो सबसे पहले देखो, इनका पूरा नाम जो था वो था यूजन, ठीक है, गोल्ड स्टेन, सही है। इन्होंने 1866 में जो है ना प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, और इन्होंने एनोड रेज जो होते हैं, जिसमें आप एनोड रेज, जिसको आप जो है कैनाल कैनाल रेज भी कह सकते हैं, आपके पास कैनाल रे का जो आपने भी एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा ना, उसमें क्या था कि पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो आप कहाँ पे करा जाता है? इट्स ऑल अबाउट, वो कैथोड रे ट्यूब में बेसिकली करा गया था। ठीक है, और इसकी जो डिस्कवरी ने बेसिकली क्या एक तरीके से समझाया था आपको, को ये समझाया था कि भाई एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जो बाद में प्रोटॉन्स बेसिकली जो है ना कहलाता है। तो इट्स ऑल अबाउट, यहाँ पे आपके पास जो है प्रोटॉन है, तो इधर है, तो ये बेसिकली आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब उसके बाद आपके पास है कि इलेक्ट्रॉन, ये सब भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन जो था वो बेसिकली उन्होंने लिखा था, जे थॉमसन ने बेसिकली जो है ये किया था। और प्रोटॉन आपको मैंने बता दिया, यूजन गोल्डस्टेन, ठीक है, 1886 ने एनोड रे डिस्कवर्ड की। एक बात और याद रखना कि 1917 के अंदर जो है ना, ठीक है, रादरफोर्ड ने बेसिकली ये कंफर्म किया कि ये जो है प्रोटॉन है। ठीक है, सही है। उसके बाद जो है आपके पास न्यूट्रॉन जो था वो जेम्स कैडविक था, उन्होंने, ठीक है। और ये जो आपके पास जो है पॉजिट्रॉन जो आपके पास दिया हुआ है, इट्स ऑल अबाउट कार्ल एंडरसन है। ठीक है, इसके रिलेटेड कोई इतना ज़्यादा डिस्कशंस नहीं है, तो हम डिस्कशंस तो नहीं करेंगे, जस्ट मैंने तुम्हें बताया कि डिस्कवरीज किसकी हैं, क्या है। ठीक है, गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट अंडर रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कि एक सिंपल सी, अंडर रिड्यूस मतलब कि गैसेस जो होते हैं वो नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट नहीं करती, लेकिन याद रखना कि जब उनका प्रेशर जो है वो एक तरीके से रिड्यूस किया जाता है ना, मतलब कि वैक्यूम या फिर आपके पास लो प्रेशर कंडीशन में, तो गैस के जो बेसिकली मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या हो जाता है, डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इस वजह से बेसिकली जो है वो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन ज़्यादा फ्रीली जो है ना वो मूव कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक जो है ना कंडक्टिविटी को अलाउ करता है। तो ये बेसिकली प्रेशर होगा। ठीक है, ये आपके पास जो होगा ये प्रेशर होगा। इसकी एग्जांपल्स भी कुछ इस तरीके से है कि सीआरटी जो होता है, जो आपने पढ़ा भी है अपने बेसिकली चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कैथोड रे ट्यूब, जो जे थॉमसन ने बेसिकली लो प्रेशर गैस जो है वो यूज़ की थी, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो है ना वो क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से मूवमेंट जो है वो दिखाया गया था। सही है, तो यहाँ पे प्रेशर आपके पास है। उसके बाद है आपके पास
मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल्स आर। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि एटम्स के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में अरेंज करते हैं, ठीक है, और इनकी शेप्स भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब ऑर्बिटल की सीक्वेंस समझ लो, मैं समझा देता हूँ। देखो, एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, याद रखना। पी ऑर्बिटल जो होता है वो होता है डम्बेल शेप में, ठीक है। डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शेप में होता है, और एफ ऑर्बिटल आपके पास मोर कॉम्प्लेक्स शेप में होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पी ऑर्बिटल की शेप जो होती है ना, वो एक तरीके से आपका यहाँ पे क्या बोले, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जो होता है वो डम्बेल बेसिकली होती है, ठीक है। और ये तीन डिफरेंट जो होता है ओरिएंटेशन पे, तीन डिफरेंट ओरिएंटेशन पे एग्जिस्ट कर दिया, जैसे कि आपका पी एक्स जो कि एक्स एक्सिस हो गया, फिर पी वाई आपका वाई एक्सिस, और पी जेड आपका जेड एक्सिस। मतलब कि पी सबशेल में जो है ना, टोटल्स आपके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सबशेल्स में आपके पास तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तीन ऑर्बिटल्स आपके पास होते हैं। तो अब एज अ क्वांटम मैकेनिकल के अगर मैं उसके मुताबिक आपको बता दूं एक चीज़, कि हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं जो अपोजिट स्पिन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पी एक्स बताया तो उसमें आपके पास दो, पी वाई उसमें आपके दो, पी जेड आपके इसमें भी दो बेसिकली होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। और हर ऑर्बिटल मैक्सिमम जो होता है वो कितना, दो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। तो टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन पी कैसे होगा, कि 3 × 2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सही है। तो इट्स ऑल अबाउट आपके पास जो है एस ऑर्बिटल में आपके पास जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 होते हैं, तो मैक्सिमम कितना होगा इलेक्ट्रॉन, वो 2 होता है, ठीक है। पी के अंदर आपके पास जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, सही है, और मैक्सिमम आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद डी ब्लॉक के अंदर आपके पास जो है डी ऑर्बिटल जो है उसमें आपके पास 5 होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और टोटल आपके पास 10 होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं। और एफ के अंदर आपके पास 7 होता है, तो मैक्सिमम 14 होता है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द फाइनल आंसर इज 6। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे है, क्योंकि पी ब्लॉक की बात करें यहाँ पर, अगर डी ब्लॉक की बात होती तो फिर 10 होता, सही है। और अगर आपके एफ ब्लॉक की बात होती तो फिर आपके पास जो है यहाँ पर 14 होता, और अगर आपकी एस ब्लॉक की बात होती फिर 2 होता, सही है। तो आई होप यू क्लियर द थिंग्स, मैंने बहुत अच्छे क्लियर कर दिया होगा। यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब आपके पास है, इट्स ऑल अबाउट द 7 पीरियड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज। मतलब कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स बेसिकली जो है वो होते हैं, और 7 पीरियड सबसे लॉन्गेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है आपके पास 32 एलिमेंट्स, ठीक है, 32 एलिमेंट्स होते हैं। अब फर्स्ट पीरियड क्या होता है, मैं सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि एमसीयूज है, वैसे तो मैं डिटेल काफ़ी जा रहा हूँ, बट समझ में आ जाएगा, तुम्हारे लेक्चर्स भी जो है रिवाइज होते रहेंगे। फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो आपके पास जो होता है एक एच ई, ठीक है। सेकंड और थर्ड के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, फोर और फिफ्थ के अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं, और सिक्स और सेवन के अंदर 32 एलिमेंट्स ईच होते हैं, ठीक है। तो 7 पीरियड्स के अंदर जो है ना, आपके पास लैंटेनाइड्स आई है, ठीक है, लैंटेनाइड्स और एंड, ठीक है, लैंटिनाइड्स और एक्नाइड्स ये भी बेसिकली जो है इसी में शामिल होते हैं। तो इस वजह से ना ये सबसे बेसिकली ज़्यादा जो है एलिमेंट्स वाला और लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। तो यहाँ पे आपके क्या पूछ रहे हैं, तो 7 पीरियड इट्स ऑल अबाउट, ये आपका होता है शॉर्टेस्ट नहीं होता, ये होता है लॉन्गेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद है शेल्डिंग इफेक्ट, सिक्स पे आके बाद शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। देखो, शेल्डिंग इफेक्ट कब होता है, शेल्डिंग इफेक्ट तब होता है जब इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर चार्ज को ब्लॉक करता है, मतलब अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है। जब प्रोटॉन का नंबर बेसिकली बढ़ता है ना, जिसे आप बेसिकली न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होती है वो इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल पे क्या होता है, ऐड होता है, और इस वजह से आपके शेल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है। मतलब सिंपल सा याद रखना कि न्यूक्लियस का पुल अगर ज्यादा बेसिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बेसिकली टाइटली बाउंड हो जाते हैं, सही है। तो इट्स ऑल अबाउट यहाँ पे आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड मास वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन, मतलब मूवमेंट, ठीक है। एनर्जी की मूवमेंट, मतलब जब मॉलिक्यूल फास्ट मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऑब्वियसली बात है, इंक्रीज होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो आपका टेम्परेचर भी क्या होता है, वो बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल इज दैट आंसर टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ता है। और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्ट मेजर होता है। काय में जो है ना मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो फास्ट मूव कर रहे होते हैं, मतलब एक तरीके से कि हाई काइनेटिक एनर्जी हाई टेम्परेचर। ठंडा पानी में अगर तुम करोगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, स्लो मूव करते हैं, कि लो काइनेटिक एनर्जी होगा तो लो टेम्परेचर होगा। बस ये बस दिमाग में रखो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेवन में क्या होगा, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेस फास्टेस्ट, ठीक है। तो एज अ सिंपल इज दैट कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि गैस का सेपरेट होना, किससे, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, टॉपिक, सही है। अब ग्राम लॉ होगा ना, वो फास्टेस्ट डिफ्यूज करेगी। अगर आपके पास हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो सबसे बेसिकली जो बेसिकली सबसे कम है, तो इस वजह से वो बेसिकली सबसे जो है ना फास्ट डिफ्यूज करती है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है जो कि फास्टेस्ट डिफ्यूजन करती है,
आपके पास जो है हीलियम है जो कि He होता है, वो आपके पास लोअर देन मतलब कि हाइड्रोजन जो कि 4 आपके पास होता है, 4 बेसिकली जो है ग्राम पर मोल आपके पास होता है। एक उसके बाद आपके पास फ्लोरीन है जो कि F2 इज ऑल अबाउट, ये आपका 38 होता है, एवर स्लोअर होता है। ठीक है। और Cl2 इट्स ऑल अबाउट क्लोरीन आपका कहा जाता है, जो कि आपका स्लोवेस्ट डिफ्यूजन होता है। तो फास्टेस्ट क्या होता है, फास्टेस्ट इज ऑल अबाउट आपका जो है वो है अपना हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज सेड टू बी, सिंपल है देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन सस्पेंशन में ये तो सिंपल है यार, किसी को भी पता होगा इतना ज़्यादा। ये सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें आप सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में ना फुली डिजोल्व नहीं होता। जैसे अगर मैं सैंड को पानी में मिक्स करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद नीचे जो है वो सैंड होता है ना, वो बैठ जाता है, मतलब सेटल हो जाता है। सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज ऑल अबाउट सस्पेंशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में ना सॉल्यूट जो होता है वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। जैसे आप चीनी होती है, चीनी को वाटर में घोले हैं तो वो डिजोल्व हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है क्लाइड। ठीक है, मिल्क जो होता है ना वो क्लाइड होता है। ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पे ये फॉल्स सॉल्यूशन, तो ये बेसिकली कुछ है नहीं ऐसे। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट आंसर जो है यहाँ पर यही है। अब उसके बाद आपके पास है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl ऑन हीटिंग बिकम, ठीक है, ये हो जाता है आपके पास सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड। ठीक है। अब देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें ना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व होता है एट अ गिवन टेम्परेचर। जैसे आप हीट करते हो कोई भी चीज़ को, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो बढ़ जाती है और एक्स्ट्रा KCl जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। और जब आप कूल करते हैं तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा KCl क्रिस्टलाइज हो जाता है और सॉल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ, अगर पानी में ज्यादा हो, वो अगर चीनी नहीं घुल रही हो, तो हम क्या करते हैं उसको हीट करने के बाद और डिसॉल्व बेसिकली जो है हीट करें और डिसॉल्व को कर सकें। इट्स ऑल अबाउट ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है। अब ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल है। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्या है, इट्स ऑल अबाउट कि 10% शुगर सोल्यूशन मीन्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन। ठीक है, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। मास बाय मास परसेंटेज आपने यहाँ पे करना है, किसी भी सोल्यूशन में ना सॉल्यूट का अगर मास टोटल सोल्यूशन के कितना बेसिकली परसेंट है, ये बेसिकली आपने बताना है। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है इट्स ऑल अबाउट, वो आपके पास होता है, क्योंकि परसेंटेज मास, मास इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आपके पास है। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व किया जाता है। यहाँ पर क्या चीज़ डिसॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो डिसॉल्व किया जा रहा है इट्स ऑल अबाउट शुगर है। ठीक है। फिर मास ऑफ सॉल्यूट क्या चीज़ होती है, जो कि हम कह रहे होते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का टोटल मास जो होगा, वो आपका कहलाएगा मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो आपका बेसिकली कहलाएगा ये। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है कि भाई सॉल्यूशन में जो लिक्विड यूज होती है ना, वो यहाँ पे क्या लिक्विड यूज हो रही होती है, वो इट्स ऑल अबाउट वाटर यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो आपका क्या है, वो सॉल्वेंट है। अब सिंपल इज दैट कि यहाँ पे डेटा कैसे बनेगा, मैं यहीं पर ही बता देता हूँ। इट्स ऑल अबाउट आपके पास 10% है, ठीक है, 10% है शुगर सोल्यूशन, सही है। उसके बाद आपके पास मास M लिख रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि आपका शुगर है, वो आपने नहीं पता आपको, सही है। मास ऑफ सॉल्वेंट लिख लेना पूरा तुम लोग, वो आपका वाटर है। और आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन वो आपने मालूम करना। मतलब ये हमें यहाँ पे पता लगाना है कि 10% हमारे पास मास, मास शुगर सोल्यूशन में जो है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी मास क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो हमें ही नहीं पता। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करना है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो परसेंटेज वाला जो है, मतलब आपके पास जो है इट्स ऑल अबाउट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब 10% का मतलब ये कि 100 ग्राम का सोल्यूशन के अंदर 10 ग्राम जो है आपके पास शुगर है। ठीक है, तो आपका मास ऑफ सॉल्यूट जो शुगर था वो 10 ग्राम हो गया। ठीक है, और मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो आपके पास जो है 100 ग्राम हो गया। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन वो 100 ग्राम हो गया आपके पास। अब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपने सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, वो वाटर है, वाटर को आपने वाटर का मास फाइंड करना है। ठीक है, तो वाटर का मास किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो वो होगा आपके पास, उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये होता है आपके पास। अब मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, वो 10 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट मालूम करना है, इट्स ऑल अबाउट मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, हमें बेसिकली वाटर का मास को फाइंड करना है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। सही है। अब मैं जो है क्या करूँगा,
मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो बेसिकली मेरे पास जब प्लस हो रहा है उसको उधर जाकर माइनस करा देता हूँ। तो 100 - 10 इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट की 90 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल इज दैट कि भाई 10 ग्राम मास मास शुगर सोल्यूशन का मतलब है कि 10 ग्राम शुगर को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करना, जिससे बेसिकली टोटल सोल्यूशन का मास 100 बेसिकली ग्राम होगा आपके पास। ठीक है, क्लियर हो गया? तो 90 यहाँ पर है आपके पास आंसर में, 90 आपके पास ये रहा। होता है कि लाइम वाटर इतना समझ लो कि क्लियर कलरलेस सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या होता है, वो आपका होता है CaOH। ठीक है, ये तो इसका बेसिकली एक्वा सोल्यूशन होता है। ठीक है, और इसको केमिस्ट्री में अगर आप तुम लोग डील करोगे तो इट्स ऑल अबाउट कि गैसेस जो डिटेक्ट करते हो ना, गैसेस डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्पेशली जो है ये CO2 का। तो इट्स ऑल अबाउट यहाँ पे जो तुम्हारा जो करेक्ट होगा ना आंसर, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका CO2। सही है, अब वो क्या वजह है वहाँ पे देखो। COOH2 मैंने जो तुम लोगों को बताया, देखो लाइम वाटर जो होता है वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, उसका नेचर जो होता है स्लाइटली आपका जो है बेसिक होता है। ठीक है, अब एक तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस गैस कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो वहाँ पे ये है याद रखना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में पास किया जाता है ना तो एक केमिकल रिएक्शन बनता है। इट्स ऑल अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास होता है CaCO3। ठीक है, उसका बेसिकली वाइट प्रेसिपिटेट जो है ना वो बनता है। इसका कंप्लीटली अगर रिएक्शन में डिस्कस करूँ तो मैंने CaOH2 बताया। ठीक है, CaOH2 इज ऑल अबाउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं यहाँ पर इसके साथ CO2 करूंगा, सही है, मतलब कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में पास किया जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन बना। तो इट्स ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन कैसे बना, वो रिएक्शन आपके पास बना CaCO कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक फिर से आपके पास बन रहा होता है H2O। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में बेसिकली होता है जब CO2 गैस बबल एक तरीके से जो है ना बबल की जाता है, तो फिर समझ लो कि कैल्शियम कार्बोनेट COC3 का ना वाइट सॉलिड प्रेसिपिटेट समझ लो कि वो बनता है। और ये प्रेसिपिटेट जो होता है वो जो लाइम वाटर है ना उसको आपका मिल्की बना देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पे मिल्की बना देता है। तो CaCO3 वाइट और इनसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से आपका सोल्यूशन क्या हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, और अगर तुम मुझसे एक और सवाल यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, अगर तुम ये सवाल भी पूछ सकते हो कि अगर ज़्यादा CO2 बबल करें तो फिर क्या होगा। तो ये सिंपल सा याद रखना कि अगर बहुत ज़्यादा CO2 बबल अगर किया जाए तो मिल्की अपीयरेंस जो होती है ना वो एक तरीके क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वो डिजॉल्व हो जाता है, और आपके पास जो है ना कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, CaHCO3, और यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ये आपका बन जाता है। तो उसका बेसिकली फिर जो इसका जो रिएक्शन होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है कि CaCO3 CO2 प्लस H2O, और फिर ये जो बनता है ना वो फिर आपका ये बन जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। सही है, ये फिर आपका जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ना वाटर सॉल्युबल होता है, तो इस वजह से मिल्की अपीयरेंस खत्म हो जाती है। ज़्यादा CO2 बबल करने से जो है ना ये सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ज़्यादा का मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ज़्यादा CO2 बबल करेंगे तो फिर ये वाला आपका बाइकार्बोनेट में हो जाएगा। वैसे जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वैसे मैंने आपको बोला कैल्शियम जब हाइड्रोक्साइड आप जो है सोल्यूशन में होता है, ठीक है, आप CO2 का उसका बबल की जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि एक वाइट सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाता है। और ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये लाइम वाटर को मिल्की बेसिकली जो है वो बना देता है। ठीक है, अब ज़्यादा करोगे तो फिर मैंने उसका तुम्हें बताया वो बाय बेसिकली जो है ना आपका एक तरीके कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसी तरीके से CO2 है। सही है, तो आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशंस कर ली तुम लोगों के MCQs के रिलेटेड, तो तुम लोगों को आइडिया हो जाए। देखो इधर जो है ना CO2 जो है ये जो तुम्हें दिया हुआ है, फिर से बता दो, CO2 बेसिकली जो है ये मिल्की अपीयरेंस करता है। लाइम वाटर पे अगर इफेक्ट पड़ेगा मिल्की अपीयरेंस करेगा। तो यहाँ पे रीजन क्या है कि जो आपके पास बेसिकली, ठीक है, जो आपके पास बेसिकली जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वाइट प्रेसिपिटेट में जो है वो बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है उसका कोई मतलब लाइम वाटर पे अफेक्ट होता नहीं है, जो आपके O2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका बेसिकली कोई आपका रिएक्शन भी नहीं होगा। जो आपके पास यहाँ पे N2H ऑल अबाउट जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में भी कोई इफेक्ट नहीं होता, तो उसका रीजन भी नहीं होगा। SO2 जो है आपके पास ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एक तरीके से एसिडिक रिएक्शन होता है और इसके अंदर कोई मतलब मिल्की अपीयरेंस नहीं होता। ठीक है, और ये जो है ना आपका बनाता है CaSO3। ठीक है, ये बनाता है जो बेसिकली मिल्की नहीं होता, ये बनाता बेशक ये है बट मिल्की नहीं होता ये। तो इट्स ऑल अबाउट ये जो है ये आपका CO3 तो वो वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इट्स ऑल अबाउट ये आपका, क्योंकि अब आप जितना CO2 करोगे, ठीक है, फिर वो अपना बाइकार्बोनेट ज़्यादा कर दोगे CO2 तो फिर वो बाइकार्बोनेट भी हो जाए। तो ये आपका सही आंसर है। तो आई होप कि यार ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट बेसिकली जो है हम अपने लेक्चर्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। आई होप यू लव द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। ठीक है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।